नाज़रीन, तमाम काविशें, तमाम दावे धरे के धरे रह गए। एक और इलेक्शन धांधली इल्जामात की जद में आ गया। गिलगित बल्तिस्तान की 23 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ जिसमें ना हुकूमत जीती है और न ही ओपोजिशन की फतह हो पाई है। 21 हलकों के जो नताइज सामने अब तक आए हैं नाज़रीन, इनमें तहरीक इंसाफ को बढ़तरी है, लेकिन इतनी बढ़तरी नहीं है कि वो तनहा यहाँ हुकूमत बना सके। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं और ये वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर ही हुकूमत बनाएगी। ओपोजिशन की अहम सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक तरह से सफाया हो गया, क्योंकि जिसके बाद यही दोनों जमातें इलेक्शन में चोरी और धांधली के इल्जामात लगा रही हैं, इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने तो गिलगिस्तान के इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया और गिलगित बल्तिस्तान में तो ये एहतजाज शुरू भी हो चुका है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमें जज्बाती कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। चोरी की गई नशिस्तें वापस लेंगे वरना इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बिलावल का कहना है कि रातों राइश तब्दील करके पीपल्स पार्टी को हरवाया गया। इलेक्शन कवानीन के बरखिलाफ हुकूमत के जिन वजीरों और मिशीरों ने इलेक्शन का मुहिम चलाई, इन्हें नाअहल करार दिलवाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप इनके वोट पे डाके डाले। हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वो रास्ता ले जो मुश्किल रास्ता है, जो जिदोजहद का रास्ता है, मगर जीत का रास्ता है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान ने तो बहुत ही संगीन इल्जाम लगा दिया है, लेकिन इन इल्जामात की जद में सिंध के सूबाई भी आए हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी निशाना बनाया गया। सुनिए जरा। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया गिलगित बल्तिस्तान में फेंका है, अपना कचरा साफ नहीं कर सके, अपना सिंध ठीक नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और यहाँ पे जी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जाएंगे। अब इस वक्त उनकी और हमारी सीटें जो है, चूंकि वो भी पता लग गया कि डील जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई फायदा उनको भी नहीं हुआ है। सिर्फ धांधली का इल्जाम नहीं है, डील का इल्जाम भी है। धांधली के इल्जामात मरियम नवाज की जानिब से भी लगाए गए। मरियम नवाज ने ट्वीट की कि पीटीआई को मिलने वाली सीटें सिलेक्टर्स की मरहून मिन्नत है। रियासती ताकत और सरकारी मशीनरी के जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल न कर पाई, ये इसकी शिकस्त है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, गैर नुमाइंदा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही। कल भी जो अवाम की अमानत वोट की सूरत में होती है, कल भी उसमें ख़यानत हुई। ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात नहीं है। जो नाकामियाँ पिछले इलेक्शन हमें दी हैं उनसे कुछ नहीं सीखा और आज फिर हमने एक गैर नुमाइंदा हुकूमत गिलगित पर बल्तिस्तान पर हम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात नहीं बंदर बांट हुई है। एक बार फिर 2018 की तारीख दोहराई जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत धांधली के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर रही है। तहरीक इंसाफ की फतह को इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इज़हार करार दे रहा जा रहा है। इलेक्शन से पहले ही इन्होंने धांधली का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था और वही हुआ कि जब वो इलेक्शन हार गए, जिससे कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये एक इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी जमातों की जानिब से धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया है और चैलेंज किया है कि धांधली हुई है तो साबित की जाए। वो तमाम सियासी जमातों के शकूक व शुबात दूर करने के लिए तैयार है। इस बार गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके थे, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही थी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी ख्वाहिश थी तहरीक इंसाफ बरतरी हासिल न कर सके। इलेक्शन से पहले ही अपोजिशन ने धांधली के इल्जाम शुरू कर दिए थे। मरियम नवाज ने शिकायत की थी कि उनके अरकान तोड़े जा रहे। जहां जहां उनको
अवाम की फतह नजर आ रही होती है तो वहां वो फिर उनका प्लान कामयाब नहीं होता नजर आता तो वहां धांधली करते हैं। हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ के ले गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों को तुम तोड़ सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना खरीद सकते हो ना तोड़ सकते हो। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन को भी कठपुतली करार दिया था। कहा था हुकूमत इन्हें गिलगित बल्तिस्तान से निकाल कर धांधली करना चाहती। हमने सोचा कि इलेक्शन कमीशन का तो काम है आपका वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का, आपका वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का, तो वो वहां अपना ड्यूटी कर रहा होगा, मगर इस्लामाबाद बैठकर हमारे खिलाफ बयान दे रहा है। हमारा तो हक है सियासत करना। अगर आप अपोजिशन जमातों को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये धांधली होगा। प्रीपोल धांधली की शिकायत जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी की गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को बेबस करार दिया था। जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, आदमी हैरान होता है कि इस कदर नंगे अंदाज के साथ वहाँ प्री पोल धांधली हो रही है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन वहाँ का बेबस है। जबकि वफाकी वजीर शेख रशीद भी पेशगोई कर चुके थे कि इलेक्शन में हारने वाला फरीक धांधली के इल्जाम जरूर लगाएगा। पहले नंबर पर पीटीआई होगी, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी होगी और तीसरे नंबर पे आजाद लोग होंगे और चौथे नंबर पे नून लीग होगी। उसके बाद इनके वावेदे आप सुनिएगा। मैं तो ये समझता हूं जो भी हारेगा इस मुल्क में कहेगा धांधली हुई है। धांधली के इल्जामात अपनी जगह नाज़रीन, ताहम 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में वोटिंग का अमल ज्यादातर पुरअमन रहा। सख्त मौसमी सूरत हाल के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुकम्मल नज़्म ज़ब्त का साथ उसके साथ राय शुमारी में हिस्सा लिया। 1000 से जायद पोलिंग स्टेशन में से 577 को हसास और 297 को इंतहाई हसास करार दिया गया था। अब धांधली के इल्जामात के बाद अपोजिशन का लायाअमल क्या होगा, नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में नून लीग के नुमाइंदे भी होंगे और मुल्क के सबसे अहम इंतखाबात धांधली की ही जद में क्यों आते हैं पूछेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के सरबराह के मेंबर सरवर बारी साहब से। बारी साहब, क्यों हर दफा ही क्यों? जेबी की मिसाल, उससे पहले 2018 की मिसाल, और अब हम ये देख रहे हैं कि हर जमात जो हारती है उसके पास अपनी हार की जस्टिफिकेशन धांधली की सूरत में होती है। क्या हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी करवा पाएंगे जिस पर किसी को एतराज ना हो? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो माजी में जो होता रहा है वो भी है कि पाकिस्तान बनने के बाद इंतखाबात 1970 तक नहीं करवाए गए और जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाए जाते थे वहाँ बहुत बड़े लेवल पर धांधली होती थी और उसको झुल्लू इलेक्शन भी कहा जाता था। 1970 में जब हमने साफ शफाफ इंतखाबात करवाए तो उसके नतायज सियासी जमातों ने मानने से इनकार कर दिया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में और बहुत सारी और जमातों में। उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क 2 लख्त हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब ने 1977 में इंतखाबात करवाए और तकरीबन 35 से 38 सीटें ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती अपने जो कैंडिडेट थे उनको जितवा लिया। ख़ुद भी वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए और अपोजिशन ने मुत्तहिदा ऐलान किया और उनकी हुकूमत का फ़ौज के साथ मिलकर तख्ता उल्ट दिया। उसके बाद हम देखते हैं 1988 से लेकर 1997 तक हर इंतखाबात में अपोजिशन पार्टी ने फ़ौजियों के साथ गठजोड़ कर जो हुकूमत इलेक्ट होकर आई थी उनका ख़ात्मा किया। तो ये सिलसिला बहुत अरसे से चलता आया है। लेकिन मेरा ख्याल था कि 2017 के जो इलेक्टोरल एक्ट बना उसमें बहुत सारी चीज़ें तय कर दी गई थी और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई थी। उसमें एक सिस्टम वज़े किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब 2018 के इंतखाबात के नतायज आए तो सियासी जमातों ने उसके नतायज मानने से इनकार कर दिया। और मैं समझता हूँ कि कुछ तो जेन्युइन बात होती है, लेकिन कुछ है पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्शन कि आपने इलेक्शन के रिजल्ट्स की सियासत करनी है और आवाम को ये बताना है कि इलेक्शंस धांधली हुई है। हम तो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत क्या मकबूल कोई हैं। एक तरीका कार आपकी नज़र में जिससे इस्तेमाल किया जाए और फिर किसी भी जमात को मौका ना मिले, ना ही उनको कोई शिकायत का मौका मिले, ना ही वो ये दावा कर सके कि धांधली हुई है? इज देयर एनी ट्रांसपेरेंट वे ऑफ कंडक्टिंग एन इलेक्शन?
देखिए जी, हमारी नज़र में 2018 के इंतखाबात और 2000 अभी जो 20 में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हुए हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट भी हैं, वो अकाउंटेबल भी हैं, वो क्योंकि इंतखाबात फ्री भी होने चाहिए और फेयर भी होने चाहिए। अपोजिशन की पार्टियों ने भरपूर कैंपेन चलाई है। मैं बहुत खुश हुआ, बिलावल साहब वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, मरियम बीबी वहाँ कर रही है, उनके लोग कर रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी इलेक्शन वहाँ कैंपेन में मसरूफ़ हैं। और उस वक्त सवाए खदशात के इजहार के कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। आपकी इतला के लिए ये 2018 के इंतखाबात के बाद जो कंप्लेंट्स हैं, इलेक्शन पटिशन्स हैं, वो 2013 की निस्बत और 2008 और 2 की निस्बत ना होने के बराबर थी। 2013 में 400 से ज़्यादा पटिशन्स हुई और 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 100 के लगभग जो है पटिशन दायर की गई। तो एक तो बात यह है, मैं समझता हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जो पॉलिटिकल क्लास है, अनलाइक इंडिया या दुनिया की दूसरी जो जमहूरियतें हैं, वहाँ पर जो पॉलिटिकल एलीट है, पॉलिटिकल क्लास है, उसके दरमियान एक कंसेंसस होता है कि हमने इलेक्शन जो है वो करवाने हैं और हमने इसके नतायज मानने हैं। जैसे हिंदुस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं होती, वही गवर्नमेंट चलती रहती है, इसके बावजूद इंतखाबात के नतायज को सब मानते हैं। अगर वहाँ पर कोई मसला होता है तो उस मसले को कानून की शिक के मुताबिक जो अदलिया और इलेक्शन कमीशन हल करते हैं। हमारे यहाँ इंतखाबात, मैं समझता हूँ 2018 के इंतखाबात के बाद हमने बहुत मुफस्सल जो है रिपोर्ट जारी की थी और हमारे जो फाइंडिंग्स थी वो वाज़ेह तौर पर थी कि 2018 के इंतखाबात 2013 की निस्बत बहुत ट्रांसपेरेंट और बेहतर हुए थे। और अभी भी हम समझते हैं कि खैबर अपना बल्तिस्तान और गिलगित के इंतखाबात के हवाले से अगर कोई ऐसी शिकायत है तो कानून मौजूद है उसके मुताबिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरवर बारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद नाजरीन इस पर भी बात होगी, इलेक्शन के ऊपर भी बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब से भी पूछेंगे कि उनकी तैयारी जो इतनी भरपूर हो चुकी है, लेकिन वो अब जो इल्जामात लगा रहे हैं, इससे पहले जब वो इत्तेहाद करने जा रहे थे उसी जमात से जिस पर वो इल्जामात लगा रहे हैं, तब क्या उनकी आंखें नहीं खुली थी? वक्फे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुल्क की साजिशें बेनकाब हो रही हैं। भारतीय इदारे रॉक की खुफिया मंसूबों के इंकशाफात हो रहे हैं और इसके पाकिस्तानी हुकूमत और कौमी सलामती के इदारे इन बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक कर रहे हैं। लेकिन अब रॉक के ताने बाने कौमी सियासत के साथ भी मिलाए जा रहे हैं। हुकूमत में शामिल जमात पर रॉक के साथ ताल्लुकात के इल्जामात लग रहे हैं। पाक से ज़मीन पार्टी के चेयरमैन और साबिक नाज़िम कराची मुस्तफा कमाल ने दावा किया है कि MQM के रॉक के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक 4.5 साल पहले कौम को बता दिया था। MQM बहादुराबाद मरकज रॉक के पैसों से बना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी सार में पानी MQM की हिदायत पर भारत गए थे और आज दहशतगर्द बता रहे हैं कि हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भारत लेकर गए। मुल्ज़िमान ने जहां जहां असलहा छुपाया, इनमें डॉक्टर खालिद मकबूल का घर भी था। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। मुस्तफा कमाल साहब ने मजीद कहा कि चंद माह पहले कराची से रॉक के स्लीपर सेल के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब रॉ से मिलकर आने वाले को MQM पाकिस्तान का लीडर बना दिया जाता है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह MQM पाकिस्तान के रॉ के साथ ताल्लुकात और MQM पर रॉ की फंडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन यही MQM थी जिसके साथ वो आज से ठीक 2 साल पहले हाथ मिलाना चाह रहे थे और एक नए सियासी इत्तेहाद की बुनियाद भी रख दी गई थी और इस MQM में यही चेहरे शामिल थे जिन पर वो आज इल्जाम लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुस्तफा कमाल रॉ के साथ ताल्लुकात रखने वाले इन रहनुमाओं से क्यों हाथ मिला रहे थे जिन्हें वो दहशतगर्दों का सहूलत करार दे रहे हैं। नवंबर 2017 में इस पार्टी के साथ क्यों मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाई जा रही थी? क्या तब वो नहीं जानते थे कि MQM का बहादुराबाद का मरकज रॉ के पैसों से बना? हम मिलजुल कर
सिंध बिलखुसूस कराची के अवाम की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। आने वाले इंतखाबात में और इंतखाबात से पहले और उसके बाद हमेशा हम एक मंशूर, एक सिंबल, इंतखाबी निशान और एक पार्टी के नाम से हम अपनी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन फिर इस इत्तेहाद के एक रोज बाद ही फारूक सत्तार ने मुस्तफा कमाल और अपनी राब्ता कमेटी से भी नाराजगी का इजहार करते हुए इस इत्तेहाद से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अज्यूम कर लिया है कि अब एमक्यूएम खत्म हो रही है, हो गई है। मेरे कारकुनों को, मेरे साथियों को तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हुई वहां बैठ के। ये तो तय आज मुस्तफा कमाल साहब इसी पार्टी पर रॉ की फंडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब के इल्जामात के जवाब में एमक्यूएम की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया। एमक्यूएम की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि मुस्तफा कमाल की झूठ और गाली गिरफ्तार की सियासत अवाम मुस्तरद कर चुके हैं और इसके साथ साथ शहरी सिंध के मुस्तरद करदा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। ऐसा मालूम होता है कि मुस्तफा कमाल की सियासत का चिराग गुल होने से पहले भड़क रहा है। मुस्तफा कमाल के इल्जामात में कितनी सदाकत है और इन इल्जाम बावजूद वो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद क्यों बनाना चाह रहे थे? इस हवाले से हमारे साथ साबिक मेयर कराची पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफा कमाल साहब ही मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल दोहराने की मुझे जरूरत है नहीं सर। सवाल यही है, यही वो जमात जिसके बारे में आपको 4 साल पहले इल्म था कि रॉ की फंडिंग हासिल कर रही है और आप 2 साल पहले उनके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, क्यों मुस्तफा कमाल साहब? मैं नहीं मिलाना चाहता था, हाथ मिलाया जा रहा था और ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हमने भी कहा कि चलो ठीक है, वो अपनी पार्टी बंद करने के लिए तैयार हैं, हम भी अपनी पार्टी बंद कर देते हैं, अपना नाम चेंज करते हैं और एक नए नाम से आगाज एक आगाज हो जाए। जहाँ तक उनसे मिलने मिलाने की बात है, जब मेरे पास कोई आएगा तो रॉ का एजेंट नहीं रह पाएगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई मैं फरिश्तों पे तबलीग करने नहीं आया। इस वाली बात का कि मैं उस वक्त मिलना चाह रहा था, मैं अब कल भी आने वाले कल भी मिल जाऊंगा, इसलिए कि कोई तौबा करेगा, छोड़ेगा, मसाइल हल करेगा तो जो है वो बिल्कुल सबके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान के वजीरे खारजा ने, पाकिस्तान के DGISPR ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से इंडियन इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया, उसमें एमक्यूएम का नाम लिया, सबूत व शवाहिद जारी किए। मैंने आज कल मैंने इसलिए बात नहीं की कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, मैंने आज ये बात की है कि भाई ये जो आज पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत जो रॉ के हवाले से एमक्यूएम की इन्वॉल्वमेंट बता रही है, इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जो 2016 में 3 मार्च 2016 में मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी जब आए थे तो उन्होंने ये बात नहीं कर दी। आज 4.5 साल के बाद हुकूमत को ख्याल आ रहा है कि वो सारी बातों को एंडोर्समेंट करी। मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो लोग उस वक्त मेरे इसी तरह की बातें करते थे कि भाई आप पहले क्यों थे, ये तो गलत बात है, तो ऐसे है, आज अल्लाह ताला इस रियासत के मुंह से खुद कहलवा रही है कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट सबूत पेश कर रहे हैं। 1 साल पहले अनवर साहब ने मुर्तजा शाह के प्रोग्राम में बैठकर उसकी कैमरे के सामने बैठकर कह दिया कि वो अपने हाथों से 21 सालों से रॉ से पैसे ले रहे हैं और अल्ताफ हुसैन को पैसे दे रहे हैं। मैंने आज जो बात की है वही बात ये की है कि जब रियासत हमें सबूत दे रही है कि अल्ताफ हुसैन और जो है वो रॉ के एजेंट हैं, तो रियासत ने और हुकूमत ने खुद अल्ताफ हुसैन को आज तक जिंदा कर रखा है। कैसे? वो इस तरह से कि आपने ये जो एमक्यूएम नाम है ये अल्ताफ हुसैन की पार्टी का नाम है, ये जो झंडा है वो अल्ताफ हुसैन का झंडा है, ये जो पतंग निशान है वो अल्ताफ हुसैन का की जमात का पतंग निशान है। जब आप ये झंडा, ये नाम, ये पतंग निशान दिखाते हैं तो लोगों को खालिद मकबूल और फारूक सत्तार और आमिर खान याद नहीं आते हैं, लोगों को अल्ताफ हुसैन याद आते हैं। तो जिस अल्ताफ हुसैन को आप रॉ का एजेंट और सबूत पेश कर रहे हैं, उस अल्ताफ हुसैन को आज आपकी हुकूमत ने खुद जिंदा कर रखा है। ये मेरा पॉइंट है। मुस्तफा साहब, आपका एक पॉइंट आ गया, अब यहाँ मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, आपका पॉइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया, इसमें कोई शक नहीं। अगली बात, लेकिन मैं उस पे आएंगे सर, वी हैव एम्पल टाइम, मुस्तफा भाई वी हैव एम्पल टाइम, बड़ी खुल के बात करेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा सर मुझे मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें सर। देखें, एक ऐसी जमात जिसका झंडा ही पाकिस्तान का झंडा है, मतलब उसने झंडा भी अपना अलग नहीं रखा, पाकिस्तान का झंडा उसका झंडा, पाक सरजमीन पार्टी,
इसका मतलब है कि उसके लिए पाकिस्तान सबसे पहले होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर मुझे हैरानी इस बात पर हुई जब इस बात को बिल्कुल आप लाइट लेकर छू के गुजर गए, अगली बात आपने शुरू कर दी कि ठीक है वो अगर थे भी सही तो हम तो हमारे पास आते तो ना रहते। सर जो रॉ का एजेंट रहा हो उसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया होगा, क्या अपने गुनाहों की भरपाई वो नहीं करेगा? क्या वो पाक सरजमीन पार्टी का अगर हिस्सा बन जाता आज से 2 साल पहले, उसके तमाम गुनाह धुल जाते? क्या मुस्तफा कमाल के नजदीक रॉ का एजेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है? सर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक तो जब मुस्तफा कमाल हाथ मिला रहे थे तो खालिद मकबूल उस वक्त जो है वो पार्टी के कन्वीनर नहीं थे, नंबर 1। दूसरी बात है कि अली, ये वाली बात आप जो है ना, आपको फिर अभी मैं इस टीवी चैनल पे आपको क्या बताऊं कि मुझसे पूछने के बजाय आप बहुत सारे और लोगों से पूछिए। उन बहुत सारे और लोगों का मैं नाम ले नहीं सकता अभी यहाँ पर, मेरे पर जलते हैं। सर लेना सर, किसने मजबूर किया मुस्तफा कमाल का हाथ पकड़ के? किसने फरूख सरदार के हाथ में दिया? वो बंदा पता तो होना चाहिए। इसका मतलब है वो भी रॉ का एजेंट था, वो भी रॉ वालों से मिला हुआ था। सुन तो लीजिए, जज्बाती ना हो, सुन लीजिए। देखिए 2000 ये तकरीबन 17 की बात है ना जब ये मर्जर हो रहा था, लेकिन अभी 2020 में, सन 2020 में कराची से आज से चंद महीने पहले रॉ के एजेंट्स टीवी पे दिखाया रियासती इदारों ने कि रॉ के एजेंट्स पकड़े गए। एक का नाम शाहिद मुत्तहदा है, 2020 की बात कर रहा हूं, इस साल की बात कर रहा हूं। एक का नाम शाहिद मुत्तहदा है, दूसरे का नाम आदिल उर्फ जिम्मी है। ये 2 वो लोग हैं जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ 30 सालों से साथ हैं। जिस दिन पकड़े गए उसके 1 सेकंड पहले तक साथ थे। वो ये बता रहे हैं कि हमें इंडिया सन 2000 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लेकर गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने साथ लेकर गए। मेरा सवाल यह है कि जो फुट सोल्जर है उसको तो पकड़कर रॉ का एजेंट दिखा दिया, जो लेकर जाने वाला उसको वजीर बना दिया, जो लेकर जाने वाला उसको एमएनए बना दिया और उसको एक पाकिस्तान की पार्टी दे दी, जो अल्ताफ हुसैन के झंडे को कैरी कर रहा है, जो अल्ताफ हुसैन के सिंबल को कैरी कर रहा है, जो अल्ताफ हुसैन की एमजम को कैरी कर रहा है। मेरा सवाल यह है सर, मेरा कंसर्न ये है, अगर पाकिस्तान, सर आप भी करने जा रहे थे। 1 मिनट प्लीज सुन तो लीजिए ना, 1 मिनट। अगर पाकिस्तान के इदारों की ये सारी रिपोर्ट जो कि सही है, मैं भी मानता हूं सही है, तो उनको पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट से निजात दिलाने के लिए तमाम अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात का क़िला करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल क्राइसिस ना क्रिएट हो जाए मुल्क में। मैं तो कहता हूं इनके एमपी एमएनएज रहें, हुकूमत का साथ दें, इनके एमपीएज रहें, ये खुद भी कोई गिरफ्तार ना हो, लेकिन नाम, सिंबल और पार्टी का झंडा अल्ताफ हुसैन का है, खालिद मकबूल का नहीं है। अगर वाकई रियासत और हुकूमत अल्ताफ हुसैन के रॉ के एजेंट, रॉ की तमाम चीजों से इतनी ज्यादा कंसर्न है, और मैं समझता हूं है, तो उनको अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात को खत्म करना पड़ेगा। सब लोगों को आजादी है कि भाई कोई किसी नाम से सियासत करे, लीडराने कौम है, आए अपना झंडा बनाए, अपना नाम रखें, मैं मुस्तफा कमाल को एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझता हूं, इसमें कोई शक नहीं है सर। कराची से प्यार करने वाला, सिंध से प्यार करने वाला मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को आप ही के बकौल उस वक्त के रॉ के एजेंटों से हाथ मिलाने के लिए मजबूर किसने किया? अली, इस बात का जवाब मैं देना आपको अभी मुनासिब नहीं समझता और इसकी जरूरत नहीं है। इसका इस वाली बात से कोई कंसर्न नहीं है, इसका इस वाली बात से कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। इस तरह है ना, मौजूद हूं, मैंने मुस्तफा भाई कंसर्न इस तरह है सर, लेकिन अगर ये मर्जर हो जाता और आपकी पार्टी जीत भी जाती तो यही लोग गुजरा होते आपकी जमात में, आप इनके सरबराह होते, तो फिर ये शिकायत तो हमारी बनती थी। नहीं 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 नहीं, ये फिर रॉ के एजेंट आज तक नहीं रहते ना, ये 2020 तक रॉ के लिए काम नहीं कर रहे होते। सर सुनिए ना मेरी बात, 550 लापता लोग थे जब मैं उनकी माएँ मेरे पास आई। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन माओं के साथ बैठकर कोई शेम के नारे नहीं लगाए, एक भी तस्वीर नहीं खिंचवाई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज अल्लाह का शुक्र है मैंने उनका मुकदमा लड़ा पाकिस्तान के चलाने वालों से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बात उन्होंने मानी और 480 माओं को उनके बच्चे वापस मिल चुके हैं। एक तस्वीर नहीं है मुस्तफा कमाल की, और आज एक फाउल नहीं किया उन लोगों ने, एक पत्थर पलट कर नहीं मारा। तो हमने तो इस तमाम जंगल में, दलदल में अपने आप को यहां पर उतारा है। तो अगर मेरे पास कोई आता तो फिर मेरी गारंटी होती कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। वो फिर ये तिरंगा झंडा मेरे पास नहीं लहरा रहा होता। जमीन पार्टी में शामिल होने आप उसको भी शामिल कर लेंगे, वो भी तो रॉ का एजेंट है। सुने, सॉरी, क्या कुलभूषण यादव को भी कल को शामिल कर लेंगे पार्टी में, वो भी अगर चाहे कि मैं पाक से जमीन पार्टी। अगर आपका ये सवाल जायज है ना तो मैं सामीन पे छोड़ता हूं कि कहां कुलभूषण यादव
और कहाँ ये, अगर आपका ये सवाल जायज है ना सर, तो मैं इतनी इस लेवल पे जा नहीं सकता, मैं अवाम पे छोड़ता हूँ। आपके मुताबिक अगर तो दोनों रॉ के एजेंट हैं तो फिर दोनों एक ही काम कर रहे थे। मैं लोगों पे छोड़ता, अली साहब मैं लोगों पे छोड़ता हूं कि वो कलबोशन वाला सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं ये मैं लोगों पे छोड़ता हूं। आप मेरे पास इस सवाल का मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। सर ये फैसला तो मुस्तफा भाई आपने करना था ना कि हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी को लेना है नहीं लेना है, फुलां को लेना है नहीं लेना है, ये फैसला तो आपने करना था। तो ये फैसला उस नॉलेज के बेस पे करना था आपने कि जनाब कौन एजेंट है कौन नहीं। अच्छा ऐसा है ना कि आप एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं जी मैं बड़ा कसूरवार हूं, तो मुझे जो है वो खालिद मकबूल को अपने पास लेना ज्यादा बड़ा कसूर है। चलो भाई मैं अपनी मेरी सजा तय कर लो कि मैं खालिद मकबूल के साथ हाथ मिला रहा था। मजबूर है आप, कसूरवार नहीं, आप मजबूर होंगे। सुन तो लें मैं, मेरा बड़ा कसूर है आपके मुताबिक कि मैं खालिद मकबूल के साथ हाथ मिला रहा था, लेकिन चले भाई मैं तो मान लेता हूं आपके बकौल आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन इस बात का फैसला होना ये खालिद मकबूल से तो पूछो कम से कम कि भाई वो इंडिया गए थे, और इंडिया गए थे तो वहां से फिर इंडिया से फिर अमेरिका क्यों चले गए, वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आए, और आकर उसके बाद 13 सालों के बाद आए तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर वजीर बन गए, MNA बन गए और एक पार्टी के सरबराह बन गए। मैं मुस्तफा कमाल की जो सजा करनी मैं आपसे वैसे नहीं करता, मुस्तफा कमाल की सजा तय करके मुस्तफा कमाल को सजा दे दो, लेकिन इस वाली बात का जवाब लो, इस वाली बात का जवाब लो। मुस्तफा कमाल की इस वाली बात से आज पाकिस्तान को खतरा नहीं है, लेकिन किसी रॉ के एजेंट के असेंबली में बैठने से और हुकूमत का साथ देने से और कैबिनेट की मीटिंग में बैठने से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के DG ISPR कह रहे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, एक बड़ी हैरानी की बात है, आपने खुद कहा कि आप ये बात बहुत पहले से जानते थे और खुद 2 गवाहों ने बयान भी दे दिया कि जनाब हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लेकर जाया करते थे भारत। ये मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिस शख्स पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है वो आज वजीर है? ये तो सवाल मैं मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी का नुमाइंदा नहीं हूं, तो ये तो आप सवाल उनसे नहीं, आपको हैरानी नहीं हो रही है? मेरा भी सवाल है ये मेरा भी सवाल है। ये आप मुल्की से जो हुकूमत के लोग हैं, जो रियासत के लोग हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए उनसे सवाल, क्या उनको नहीं पता? अच्छा ये तमाम जब मुस्तफा कमाल साहब हो रहा था, आपने खुद भी फरमाया कि 4 साल पहले आपके इल्म में था, आपने कोशिश की बताने की किसी को, मुल्क के मुख्तदर हलकों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, हुजूर देखिए ये तो आपकी सफ़ों में सांप बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये भारत के साथ हाथ मिला लिया इन्होंने? नहीं मुल्क की मैंने जो बात आज की है वही बात है, जो मैंने बात आज की है वही बात है। मैं मुल्क की सिक्योरिटी इदारों का मैं जो है वो कोई कारिंदा नहीं हूं कि मुझे ये काम मेरा नहीं है, मुल्क के चलाने वालों का काम है जी। और मैं आज अगर अभी भी नहीं करता ये बात, देखिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जिस भी तरह मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि मुझे जो है वो अफसोस के साथ ये बात मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है आज कि ये लोग तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये फॉरेन मिनिस्टर और DG ISPR इतनी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो मैं शायद ये वाली बात नहीं करता। देखिए अगर मुझे पता चले कि फलां इलाके में डाकू घुसाया तो मैं तो इलाके के SHO को बताऊंगा, जाके इलाके के थाने में रिपोर्ट करूंगा बतौर शहरी, जिम्मेदार शहरी। तो आपको अगर पता है कि रॉ के एजेंट है तो आप कहीं दरख्वास्त देते, कहीं पे कहते जनाब कार्रवाई की जाए। सारे डाकुओं का SHO को पता होता है जी आपको आवाज आ रही है मेरी? सारे डाकुओं को SHO जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं कह रहा हूं सारे, आपको बताने की जरूरत नहीं थानेदार को, सारे डाकुओं को SHO को पता होता है। ये तो बड़ी बात कर दिया आपने, इसका मतलब SHO को पता था कि डाकू घुसे हुए हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। ये मुझे नहीं पता, मैं तो आपके डाकू की बात, मैं तो सिर्फ अभी इसको इस तनाजुर को सिर्फ डाकू और SHO के दरमियान रखें, इसको आगे ना सोचें ज्यादा। अच्छा चले बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पाक सरजमीन पार्टी का सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी जो हुई, मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। आगे बढ़ेंगे। आए रोज़ हमारे अवाम तरह तरह के हादसात तो सानहात का सामना करते हैं, लेकिन ख़ासकर सूबा सिंध के अवाम दीगर मसाइल के साथ साथ एक मूजी जानवर से भी नबरदाज़मा है। हमने ना सिर्फ कराची में मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, बल्कि कराची से लेकर लड़कानों तक ये इदारे बने हैं। मुझे मौका देते हो तो फिर इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में मैं यही काम चैलेंज
चैलेंज करता हूँ पीटीआई हुकूमत को, एक हुकूमत का हॉस्पिटल दिखाए जो NICVD का मुकाबला कर सके, चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड से मुकाबला कर सके। हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं जहाँ पर मुफ्त इलाज होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ रोजगार के बाकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनख्वाह में इजाफा प्रायोरिटी हेल्थ का निज़ाम में इजाफा करना ताकि गरीब हो या अपने आपको जिंदगी और सेहत बचा सके। नाज़रीन, ये बिलावल भुट्टो थे जो सिंध की तरक्की के दावेदार थे, जो आवाम को खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया करते थे। लेकिन सिंध की जो तस्वीर ये दिखा रहे हैं वो हकीकत से बहुत दूर है। आज की खबर यह है कि सिंध के इलाके टंडोवाला यार में एक बच्चे को कुत्ता काट लेता है और वैक्सीन न मिलने की वजह से वो बच्चा तड़प तड़प कर जान दे देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस एक खबर की बुनियाद पर सिंध हुकूमत पर सवाल उठाएं? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल उठाएं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सिंध के अलमिये का सबूत है, ये सिंध की बेबसी का सबूत है, क्योंकि सिंध में हर एक घंटे में आवारा कुत्ते 26 लोगों को काटते हैं। सिर्फ एक दिन में 630 लोग कुत्तों के काटने से जख्मी हो रहे हैं और एक साल में 2 लाख के करीब कुत्ते काट के केस सामने आ चुके हैं। और इस संगीन सूरत हाल के बावजूद भी अस्पतालों में रेबीज के मोहलिक बीमारी से बचाव की वैक्सीन तक मौजूद नहीं है। और आज एक और मासूम जिंदगी सूबाई हुकूमत की इसी बेहिसी के भेंट चढ़ गई, अपनी मां के गोद में दम तोड़ दिया। टंडोवाला यार में मेहनत कश के 12 साल बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया था। वालिदैन अपने जख्मी जिगर के टुकड़े को लिए वैक्सीन के लिए मारे मारे फिरते रहे, लेकिन मकामी अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी, जिसके बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। वैक्सीन न मिलने पर बच्चे की मौत का कमिश्नर हैदराबाद ने नोटिस भी लिया, जो कि रस्मी था, और इलाके के यूसी सेक्रेटरी और जिले काउंसिल के जिम्मेदार से तफ्तीश के अहकाम जारी कर दिए। साथ ही यह हुक्म भी जारी किया गया कि अस्पताल में वैक्सीन न होने के जिम्मेदारान एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पागल कुत्ते के काटने का यह कोई अकलौता वाकया नहीं है और न ही वैक्सीन न मिलने से यह कोई पहली मौत है। सिंध में कुत्ते काटने के वाकयात की जो तादाद है वो इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़िश्ता साल कुत्ते के काटने के बायस 25 अफराद जान हार चुके हैं और अमवात की यह तादाद रवां बरस भी बढ़ रही है। रवां बरस मई में लाड़काना में भी 9 साला बच्चे को पागल कुत्ते ने काटा था और बर वक्त वैक्सीन न लगने से जीशान ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। जनवरी में भी वैक्सीन न मिलने की वजह से कराची के जिला अस्पताल में शिकारपुर के 20 साला नौजवान ने जान दे दी थी। इस नौजवान को भी 3 माह पहले पागल कुत्ते ने काटा था, लेकिन इसको वक्त पर वैक्सीन नहीं लग सकी थी। गुज़िश्ता बरस शिकारपुर में ही एक 10 साला बच्चे ने भी अपनी मां की गोद में जान दे दी थी। इसके वालिदैन वैक्सीन के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी। इस बच्चे की मौत पर सूबाई वजीर सईद गनी ने अपनी हुकूमत की गलती का एतराफ करने की बजाय बच्चे की मौत का कसूरवार वालिदैन को ही ठहरा दिया और कहा था कि वैक्सीन बर वक्त लगाई जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी। कुत्ते काटने के बढ़ते वाकयात पर सिंध हाई कोर्ट भी बरहमी का इज़हार कर चुकी है। 3 हफ्ते कबल सखर बेंच ने आवारा कुत्तों के काटने से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया था कि आइंदा जिस भी इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आया तो उसका मुकदमा मुतल्लिका म्युनिसिपल अफसर के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा। अदालती अहकामात और संगीन सूरत हाल के बावजूद भी अस्पतालों में वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी नहीं बनाई जा सकती। नाज़रीन, आप मनाजिर भी देख सकते हैं किस तरह से बार बार कुत्तों के काटने के वाकयात के बावजूद वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं आ रही है। कुत्ते फिर रहे होते, आवारा कुत्ते फिर रहे होते, उनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई कोशिश नहीं की जाती है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की, पागल कुत्तों की तादाद बढ़ चुकी है। लेकिन वही तनकीदी जुमला जो आज नून लीग के साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में लगा सकते हैं, मगर एक पागल कुत्ते की वैक्सीन के लिए आप सिंध के शहरियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। आपके पास अपने इलेक्शन की मुहिम को चलाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन सिंध के शहरियों को जो कि आपको पिछले 12 साल से वोट देते आए हैं, आपको हुकूमत सौंपते आए हैं ताकि आप उनकी जिंदगियों के जामिन बन सके, लेकिन आप उनमें से एक पाई भी वो वैक्सीन मुहैया करने पर नहीं लगाते। नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 15 से 18 लाख वैक्सीन की मांग है, जबकि 5 से 7 लाख के करीब वैक्सीन दस्तयाब है। वैक्सीन की इस कमी को पूरा करने के लिए सिंध हुकूमत ने आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसका मकसद आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज टीके लगाकर इन्हें महफूज बनाना और इनकी नसबंदी करना था। 90 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए प्रोग्राम फाइट अगेंस्ट रेबीज
एंड पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ डॉग के तहत बतलाई तौर पर 5 लाख कुत्तों को वैक्सीन दी जानी थी, लेकिन यह मुहिम भी नताइज नहीं दे सकी। और हवालात यह है कि रवां बरस मई के महीने तक सिंध में कुत्ते काटने के 7 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और यह तादाद बढ़ती जा रही है। जिना अस्पताल कराची की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि मई 2020 तक सिंध में रेबीज के 4000 के करीब केसेस सामने आए थे। नाजरीन, एक और रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते काटने के वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में वैक्सीन की भी किल्लत है। इसी मौके पर कहा यह जा रहा है कि सिंध की हाल इस हवाले से आउट ऑफ कंट्रोल है, तशवीशनाक है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, काला कोट पहनने वाले वुकला में चंद काली भेड़ें ऐसी घुस आई हैं जिन्होंने इस मुकद्दस पेशे को बदनाम करके रख दिया। इन काली भेड़ों के हाथ से ना साइल बचता है, ना मसीहा बचते, ना पुलिस वाले बचते हैं और ना ही जज बच पाते हैं। अवाम पर, डॉक्टरों पर, खवातीन पर, पुलिस एहलकारों पर, यहाँ तक कि जजेस पर भी वुकला के हमले मामूल बन चुके। मातहत अदलिया की जानिब से कई बार इन हरकतों पर एहतजाज किया गया, अदालती बॉयकॉट भी किया गया और अब एक जज साहिबा इन काली भेड़ों के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखने पर मजबूर हो गई है। आज रोजनामा जंग में शाया खबर के मुताबिक एक जिलाई जज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद का खत वुकला के नामुनासिब रवैये के खिलाफ एक संगीन चार्जशीट। उन्होंने वुकला की जानिब से गंदी गालियों और तौहीन आमेज रवैये की शिकायत की है। खत के मुताबिक इस अजीम पेशे को गैर पेशावर अफराद और काली भेड़ों ने हाईजैक कर लिया है। जज डॉक्टर साजिदा अहमद के मुताबिक इन्हें और उनके साथी को वुकला की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर गालियों, तौहीन और हरासगी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लिखा है, अदलिया का हिस्सा बनने के बजाय बेहतर था वो अपने गाँव में जानवर पालती और जो है वो अपने थापती। जिंदगी के 25 साल तालीम के हुसूल में सर्फ करने के बजाय अपनी काश्तकार फैमिली की मदद करती। इस खत का संजीदा नोटिस लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि चंद वुकला की जानिब से पुरतशद्दुद और तौहीन आमेज रवैया एक मामूल बन चुका है। पंजाब में 10 साल के दौरान वुकला की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक है। हम न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 10 साल के दौरान 2880 वुकला के खिलाफ 251 मुकदमात दर्ज हुए। 2009 से लेकर 2018 तक, मतलब 2009 से लेकर 2018 तक वुकला ने पुलिस, अदालती अमले और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कई अफराद पर तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक वुकला ने 10 साल के दौरान सबसे ज्यादा पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके 150 केसेस रिपोर्ट हुए। सितंबर 2019 में फिरोजवाला कचहरी में एक वकील ने लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया था। कसूर इसका यह था कि वकील साहब को लेडीज चेकिंग पॉइंट पर गाड़ी पार्क करने से मना किया था। वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जमानत पर वकील की रिहाई के बाद लेडी कांस्टेबल ने दिल बर्दाश्ता होकर नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। एडवोकेट अहमद मुख्तार गेट पे आया और उसने मेन गेट पे गाड़ी खड़ी की है। मैंने उसे मना किया, मैंने तो भाई थोड़ी साइड पे कर ले। साथ वाले मुलाजिम ने भी मना किया तो उसे गालियाँ देना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि सर आप किस तरह बात कर रहे हैं। इतनी मैंने बात किया, उसने मुझे ठोकरें लगानी शुरू कर दी हैं और मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं। जबकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान पर तशद्दुद के 51 मुकदमात हैं। 740 वुकला नामजद किए गए। पंजाब भर में अदालती अमले पर तशद्दुद करने के इल्जाम में 490 वुकला के खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए। दिसंबर 2019 में वुकला ने लाहौर में दिल के अस्पताल पर हमला किया था, तिब्बी अमले और मरीजों पर तशद्दुद किया। ऐसी इत्तलात भी आई थी कि हमले की वजह से एक खातून मरीजा जाँ बहक हो गई थी। अगस्त 2017 में वुकला ने मुल्तान में जजेस से बदतमीजी की, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान बार के सदर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो वुकला ने लाहौर हाई कोर्ट पर ही चढ़ाई कर दी थी।
इसके बाद दिसंबर 2017 में भी वुकला ने मुल्तान जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकली और सहूलियात की अदम फराहमी पर अदालतों पर धावा बोल दिया। इसके बाद जजेस को अदालतों से रवाना होना पड़ा। ये तो बहुत से वाकयात के सिर्फ 2 टुकड़े हैं, ऐसे भी बेशुमार वाकयात हैं जिसमें वुकला अदालत में ही जजेस से बदतमीजी करते पाए गए। आराम से मेरी बात सुनिए, आप मुझे लाउडली बोल रहे हैं, मैं लाउडली और बैठा, मैं इससे लाउडली से और भी कुछ करूं, इसका मतलब आखिर ऐसा मिजाज क्यों बन गया है वुकला का, ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, बात करेंगे। वकील रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, मेंबर पाकिस्तान बार एसोसिएशन एहसन भून साहब से। एहसन साहब, क्या वजह है कि वुकला एक बड़ा ही मोतबर पेशा था, लेकिन अब हम ये देखते हैं काला कोट पहना जाता है और हाथ में डंडा पकड़ लिया जाता है, बदतमीजी का एक तूफान है जो थमने को नहीं देता है, वुकला जिस पर चाहें चढ़ाई कर देते हैं, कोई महफूज नहीं है उनसे। इसकी एक हिस्ट्री है और उस चीज को माइनस नहीं किया जा सकता। पर बात ये होती थी कि एक हमेशा एक खास तरह का आप कह लें कि जजेस और वकला जितने भी इंटीमेट हों, एक उनके दरमियान एक तकद्दस और जो एक पर्दा है वो हमेशा रहता है। और हमारी जो ट्रेनिंग का हिस्सा था उसमें ये बात मौजूद थी कि जज वो सिविल कोर्ट का हो, वो हाई कोर्ट का हो, वो सुप्रीम कोर्ट का हो या तहसीलदार की अदालत हो, वो किसी भी वकील के लिए मोतबर है जब वो कानून को एक्सप्लेन करते हुए वहां से दाद रसी लेना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लायर्स मूवमेंट आई तो मूवमेंट के बाद हमारे आप कह लें मोहतरम जज साहबान ने और अपने फायदे के लिए और हमारे कुछ वकला ने अपने फायदे के लिए एक खास तरह की उनकी इंटीमेसी का लेवल ये आया कि अल्टीमेटली वकला ने भी हमने ये बतौर वकील हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब हमें इस्तेमाल किया जाता है तो वाई वी आर नॉट अकोमोडेटेड, वी आर अब्लाइज्ड। मैं समझता हूं कि उसके बाद जब हम सारे एक ट्रक पे ही जज वकील इकट्ठे हो गए तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक मुतशद्दद हमारी सोच थी वो हमारे नए आने वाले नौजवानों के लिए वो थोड़ा सा एक मिस गाइडिंग हो गया। अदरवाइज मैं समझता हूं कि आज इस सारी सूरत हाल में भी आप पूरी प्रोफेशन में, अगर मैं यहाँ लाहौर में रहते हुए 25,000 वकला में से आप 0.5 मीनिंग देयर बाई 50 आदमी नहीं नॉमिनेट कर सकेंगे, वो सिर्फ आप 2, 4, 10। तो ये मैं समझता नहीं सर, देखिए एहसन भून साहब, 2, 4, 10 लोग नहीं सर, जब किसी जगह पर इकट्ठे होकर हमला आवर होते हैं तो आपकी तादाद सैकड़ों में होती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने डॉक्टर्स पे, आपसे मुराद वकला बरादरी के एक बड़े जत्थे ने डॉक्टर्स पर हमला किया था जेल रोड पर सर्विस अस्पताल में। डॉक्टर्स को किस तरह से आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, आईसीयू में घुस गए थे, जेल रोड भरा हुआ था वकला से। वो 2, 4, 5, 10 लोग नहीं थे सर, उसमें वकला लीडर्स भी शामिल थे। तो सवाल आपसे मेरा ये है कि आखिर क्यों इतने मुतशद्दिद हो चुके हैं हर तबका। आप पुलिस वालों से भिड़ पड़ते हैं, पुलिस वालों को फेंटी लगा देते हैं, आप जजेस की कुटाई कर देते हैं, डॉक्टर्स को आप जो है वो ज़दोकुब कर लेते हैं। कोई तबका महफूज नहीं रहता अगर वकला के जत्थे के सामने आ जाए। मैं आपको बात बताऊं, मैं थोड़ा सा एक रूरल बैकग्राउंड का बंदा हूं और बंदे की ट्रेनिंग में सारी चीजें होती हैं। ये हर चीज को बाहर निकालने से, सोसाइटी में हर चीज को सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बाहर निकालने से इंतशार के अलावा कुछ नहीं पैदा होता, बल्कि वो जो लोग हैं उनको टेम करके, ठीक करके लाइफ की मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, आपने देखा यहां जिंदगी के हर मकतबा फिक्र में एक फ्रस्ट्रेशन है।
फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि मुआशियात दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और यहाँ सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में सिर्फ ये चीज नहीं है कि चूंकि हम वो साइकिक लोगों का इलाज नहीं करवा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।